नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम करने जा रहे हैं 12 नवंबर का करंट अफेयर के यूपीएससी और पीसीएस बेस्ड क्वेश्चन आंसर। जो हमारा करंट अफेयर होगा उसके डेली एनालिसिस, एडिटोरियल्स और प्रीलिम फैक्ट वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको मिलते रहेंगे। लेकिन जो हम क्वेश्चन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पे करेंगे। तो जैसे ही आप करंट अफेयर वहां से कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन डेली करंट अफेयर से बनेंगे उतने हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, ताकि आपको ये भी पता लगता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आज के करंट अफेयर से आ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है सूची में शामिल होने वाला यह मध्य प्रदेश का पहला रिजर्व है। कौन सा है, पहला रिजर्व है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, वर्ष 1994 में इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत के 22वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। क्या कहा गया सेकंड स्टेटमेंट में, वर्ष 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत के 22वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। कहने का मतलब हो गया कि 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत क्या किया गया था, इसे 22वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। तो स्टेटमेंट हमारी पहली यहाँ पे गलत होगी, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। केवल एक जो पहली स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि इसको पहला मध्य प्रदेश का पहला रिजर्व नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का तीसरा रिजर्व का दर्जा दिया गया था। सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही होगी, वर्ष 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत के 22वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो क्या होगा कि अभी शुरुआत में अभी क्या हुआ है, थोड़े दिन पहले ही यूनेस्को ने और पीबीआर का यूनेस्को का क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक या फिर वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जो संगठन है उसको यूनेस्को बोलते हैं। और पीबीआर का मतलब क्या होगा, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। क्या हो गया, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इन्होंने अभी क्या किया है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। किसने, यूनेस्को ने क्या किया है, यूनेस्को ने पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि WNBR में शामिल किया है। किसको शामिल किया है, पन्ना बायोस्फीयर को। सेकंड हमारा क्या होगा, जो पीबीआर है वो पंचमढ़ी और अमरकटक के बाद बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का तीसरा रिजर्व है। और स्टेटमेंट में हमें दिया गया कि यह पहला रिजर्व है, इसीलिए हमारी जो पहली स्टेटमेंट थी वो गलत हो गई थी। तो यह कौन सा है, मध्य प्रदेश का तीसरा रिजर्व है। उसके बाद में हम बात करेंगे 1981 में जो स्थापित पीबीआर मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में लगभग 550 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 540 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में सेकंड हमारा क्या होगा, यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखला में। कौन सी पर्वत श्रृंखला में, विंध्य पर्वत श्रृंखला में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा, जो केन नदी है वो रिजर्व के मध्य से बहती है। जो केन नदी है वो क्या है, ये जो रिजर्व है उसके बिल्कुल बीच से बहती है। और केन और बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना भी इसमें स्थित है। कौन सी परियोजना इसमें स्थित है, केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग जो परियोजना है वो भी इस रिजर्व के अंदर स्थित है। उसके बाद में यह जो क्षेत्र है पन्ना हीरा खनन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है। उसके बाद में पीबीआर के साथ साथ मालदीव में फहम मुलायहद और अंडुड अटोल को भी
WNBR में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? मालदीव में फहम मुलाहंद अटोल को भी इसमें शामिल किया गया है। और उसके बाद में हमारा क्या होगा, जो पन्ना नेशनल पार्क है उसको 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत के 22वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। और यही कारण है कि हमारी स्टेटमेंट जो सेकंड है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में क्या हुआ, वर्ष 2020 में यूनेस्को द्वारा इसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया। 2020 में क्या हुआ, यूनेस्को द्वारा इसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी कि MAB में शामिल कर दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्री क्लस्टर परियोजना शुरू करने की योजना बनाई जा रही है? क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्री क्लस्टर परियोजना शुरू करने की योजना बनाई जा रही है? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। गुजरात के अंदर जो है समुद्री क्लस्टर परियोजना शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके बाद में हम डिटेल से देखेंगे इसके बारे में। तो इसमें क्या है, हाल ही में क्या हुआ है कि गोगा हजीरा फेरी की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में आगामी समुद्री क्लस्टर के बारे में चर्चा की थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, अभी हाल ही में गिफ्ट सिटी में आगामी समुद्र क्लस्टर के बारे में चर्चा की थी। और समुद्री क्लस्टर का क्या होता है हमारा, तो समुद्री क्लस्टर जो होता है किसी भी क्षेत्र में फर्मों को, संस्थानों और व्यवसायों का एक समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समुद्री क्लस्टर कहते हैं। और ये भौगोलिक रूप से एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। जो गुजरात सरकार की नोडल एजेंसी गुजरात मैरीटाइम बोर्ड यानी कि GMB, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, अपनी सहायक कंपनी गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि GPIDCL के माध्यम से राज्य की राजधानी गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में इस तरह के क्लस्टर को विकसित करने की योजना बना रही है। और यही कारण है हमारा ऑप्शन ए सही होने का। उसके बाद में शुरुआत में जो क्लस्टर है उसमें किस किस को शामिल किया जाएगा, तो सबसे पहले शिपिंग लाइन को इसमें ऐड किया जाएगा। फिर उसके बाद में फ्रेंट फॉरवर्डर को, फिर शिपिंग को, फिर एजेंट को, फिर बैंकर सप्लायर को, फिर उसके बाद में शिप ब्रोकर चार्टरिंग को, और इन सभी को इसमें सबसे पहले शामिल किया जाएगा फर्स्ट चरण के अंदर। सेकंड चरण में हमारा क्या होगा, सेकंड फेज में किस किस को शामिल किया जाएगा, क्लस्टर भारतीय जहाज मालिकों, जहाज ऑपरेटरों, भारतीय चार्टर्स और तकनीकी सलाहकारों को मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे शहरों में लाने की कोशिश की जाएगी। और इसके बाद यह समुद्री क्षेत्र में वैश्विक स्तर को आकर्षित करने का लक्ष्य रखेगा। उसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ओवर द टॉप यानी कि OTT क्या है, ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म का संबंध है। किसका संबंध पूछा गया है, ओवर द टॉप यानी कि OTT जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसका संबंध किससे है? तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ऑनलाइन ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा से। किससे? ऑनलाइन ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा से। जो OTT है उसकी सेवाओं का आशय है वो एक ऐसे ऐप से है जिनका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। और OTT शब्द जो है इसका प्रयोग आमतौर पर वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के संबंध में किया जाता है, लेकिन ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेज सर्विस या इंटरनेट आधारित वॉइस कॉलिंग सॉल्यूशन के संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। OTT का किस किस में प्रयोग किया जाता है, तो वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के संबंध में, और उसके बाद में ऑडियो स्ट्रीमिंग में, उसके बाद में मैसेज सर्विस में, या फिर इंटरनेट आधारित जो हमारी वॉइस कॉलिंग होती हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है।
OTT या फिर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का उपयोग ऑडियो और वीडियो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता के रूप में किया जाता है, जिनकी शुरुआत तो वास्तव में कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी, किंतु वर्तमान में स्वयं ही शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, वृत्त चित्रों और वेब फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम तथा हॉटस्टार आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को व्यापक कंटेंट प्रदान करने के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कंटेंट के संबंध में सुझाव भी प्रदान करते हैं। उसके बाद में इन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाताओं के अलावा कई बार दूरसंचार, SMS या फिर मल्टीमीडिया मैसेज भेजने से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्मों को भी हमें OTT की परिभाषा में शामिल करते हैं। क्या क्या काम आता है OTT? तो हमारी ऑडियो वीडियो के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए काम आता है, मैसेज भेजने के काम आता है, उसके बाद में MMS जो हम भेजते हैं उसके काम आता है, मल्टीमीडिया जो हमारी मैसेजेज होती हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो नेटफ्लिक्सिंग हो गया उसमें नेटफ्लिक्स हो गया उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, अमेजोन प्राइम में भी, या फिर हॉटस्टार पे हम जहाँ पे वीडियोस देखते हैं उन सभी में OTT का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत ने किस पड़ोसी देश या फिर देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है? कौन सा समझौता किया है? एयर बबल। क्या पूछा गया है? भारत ने किन पड़ोसी देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सिर्फ केवल 2, ऑप्शन बी सही होगा, मालदीव। फिलहाल हमने एयर बबल समझौता किसके साथ किया है? तो हमने मालदीव के साथ किया है। भारत ने मालदीव के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते के तहत भारत और मालदीव के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत की जाएगी। यह दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थित पहला एयर बबल होगा। क्या होगा? दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे पहला एयर बबल होगा। इस घोषणा के साथ दोनों देशों के बीच नियमित रूप से निर्धारित उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जो दोनों देशों के पारंपरिक रूप से बेहतर संबंधों को और मजबूत बनाएगा। साथ ही यह एयर बबल मालदीव में पर्यटन के आगमन और राजस्व को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं केसर की कृषि हेतु आवश्यक हैं? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं केसर की कृषि के लिए आवश्यक हैं? तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई, दूसरा 6 और 10 pH मान वाली मिट्टी, और तीसरा प्रतिवर्ष 1500 मिलीमीटर औसत वर्षा। तो केसर की खेती कहाँ पे की जा सकती है? जहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, केवल 1 और 3, जहाँ पर समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई हो और उसके बाद में प्रतिवर्ष जहाँ पे 1000 से 1500 मिलीमीटर औसतन वर्षा होती हो, वहाँ पे केसर की खेती की जा सकती है। क्योंकि समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई केसर की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। वहाँ की मिट्टी के बारे में अगर हम बात करें तो यह कई अलग अलग मिट्टी के प्रकारों में बढ़ता है, लेकिन यह है वह मिट्टी जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसमें मिट्टी में 6 और 8 pH मान वाली और अच्छी तरह से सूखी मिट्टी में केसर सबसे अच्छा पनपता है। लेकिन यहाँ पे 6 से 10 दिया गया है, जहाँ पर ये 10 होने पे नहीं उग पाता अच्छे से, तो इसीलिए 6 से 8 pH मान वाली मिट्टी में ये आराम से उग सकता है। अगर हम जलवायु की बात करें तो केसर की खेती के लिए गर्मियों और सर्दियों वाली जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें गर्मियों में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता हो तथा सर्दियों में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता हो। यानी कि केसर की खेती के लिए 35 से 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान नहीं होना चाहिए और कम से कम 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अगर वर्षा की बात करी जाए तो 1000 से 1500 मिलीमीटर वर्षा जहाँ पर होगी वहाँ पे केसर की खेती आराम से की जा सकती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
भारतीय बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिनको पी नोट्स भी कहा जाता है, के निवेश निम्नलिखित में से किस उपकरण में किया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इक्विटी, या फिर ऋण, ऋण का मतलब यानी कि डेब्ट, या फिर हाइब्रिड प्रतिभूति जिसको हम हाइब्रिड सिक्योरिटीज कहते हैं, या फिर डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय बाजार में पी नोट्स निवेश निम्नलिखित में से किन उपकरण में किया जा सकता है? तो हमारे चारों के चारों जो ऑप्शन होंगे वो सही होंगे। इक्विटी, ऋण, हाइब्रिड और डेरिवेटिव, इन सभी में इनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो पी नोट्स होते हैं पंजीकृत एफपीआईएस द्वारा विदेशी निवेश जो होते हैं, हमारे फॉरेनर जो होते हैं, उनके लिए जारी किए जाते हैं, जो सीधे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूर उनको फॉलो करने होते हैं। तो भारतीय बाजारों में पी नोट निवेश इक्विटी ऋण, हाइब्रिड प्रतिभूति और डेरिवेटिव, इन सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपीईसी के सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन से हैं? क्या पूछा गया है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपीईसी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इक्वाडोर, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ईरान, कतर। तो इनमें से हमारा जो नाइजीरिया, ईरान और जो अल्जीरिया है वो इसके सदस्य देश होंगे। अगर हम इनकी बात करें ओपीसी मेंबरशिप जो 2020 के हैं, तो अल्जीरिया होगा आपका, अंगोला हो गया, या फिर आपका जो है गबोन हो गया, ईरान हो गया, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सऊदी अरेबिया, या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात, और उसके बाद में आपका वेनेजुएला। ये सभी जो हैं इसके सदस्य कंट्रीज हैं। कौन सी? अल्जीरिया, अंगोला, उसके बाद में गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और वेनेजुएला। ये सभी क्या है? इसके सदस्य देश हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हाल ही में समाचारों में चर्चित नागोर्नो काराबाख किस देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त देश है? क्या पूछा गया है? हाल ही में समाचारों में चर्चित नागोर्नो काराबाख किस देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र है? तो आंसर हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अजरबैजान। क्योंकि नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र है, लेकिन इसके बाद अधिकांश क्षेत्र अर्मेनियाई अलगाववादियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो अधिकांश क्षेत्र है वो किसके द्वारा? अर्मेनियाई अलगाववादियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जबकि नागोर्नो काराबाख सोवियत काल से ही अजरबैजान क्षेत्र का हिस्सा रहा है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कभी कभी समाचारों में चर्चित ई चौपाल संबंधित है। क्या पूछा गया है? कभी कभी समाचारों में चर्चित ई चौपाल संबंधित है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन ए है वो सही होगा, कृषि उत्पादों की खरीद। क्या? कृषि उत्पादों की खरीद। यहां पे हम देखेंगे ई चौपाल आईटीसी लिमिटेड की एक पहल है। जो ई चौपाल है वो किसकी पहल है? आईटीसी लिमिटेड की एक पहल है, जो सोयाबीन, गेहूं, कॉफी और झींगे जैसे कृषि और जलीय कृषि उत्पादों की खरीद के लिए इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण किसानों के साथ सीधे जोड़ती है। और यह कार्यक्रम
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट एक्सेस करने वाले कंप्यूटर स्थापित करता है ताकि किसानों की नवीनतम विपणन और कृषि संबंधी जानकारी दी जा सके। इसके बाद में आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इरावादी डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा गया है? इरावादी जो डॉल्फिन है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे, भारत की नदियों, झीलों और समुद्र तट के आसपास पाई जाने वाले डॉल्फिन की 6 प्रजातियों में से इरावादी डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक है। सेकंड, इरावादी डॉल्फिन ज्यादातर लवणीय जल के स्रोतों में पाई जाती है। और थर्ड, भारत में इरावादी डॉल्फिन मुख्य रूप से चिलिका झील में पाई जाती है। तो सेकंड और थर्ड नंबर स्टेटमेंट हमारी सही होगी। इरावादी डॉल्फिन ज्यादातर लवणीय जल के स्रोतों में पाई जाती है। भारत में इरावादी डॉल्फिन मुख्य रूप से चिलिका झील में पाई जाती है। जो इरावादी डॉल्फिन है वो नदियों, झीलों और समुद्र तट के आसपास पाई जाने वाली डॉल्फिन की 6 प्रजातियों में से इरावादी जो डॉल्फिन है उसकी संख्या ज़्यादा नहीं बल्कि सबसे कम है और यह बहुत ही ज़्यादा खारे पानी में रह सकती है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन ताजे जल की प्रजाति है जो सुंदरबन नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। दूसरी ओर बात करें तो इरावादी डॉल्फिन ज़्यादातर लवणीय जल में ही पाई जाती है क्योंकि लवणीय जल में जो है ये डॉल्फिन जिंदा रह सकती है। और अगर किसी झील की स्पेसिफिक बात की जाए तो जो चिलिका झील है उसमें जो है इरावादी डॉल्फिन मुख्य रूप से पाई जाती है। जो इरावादी डॉल्फिन है उसको दूसरा नाम ओरकेला बेवरोस्टिस के नाम से भी जाना जाता है जो चिलिका झील की प्रमुख प्रजाति है। भारत में चिलिका इरावादी डॉल्फिन की एकमात्र ज्ञात आबादी का पर्यावास स्थल है और यह विश्व में केवल 2 लैगून में से एक है जो इस प्रजाति का पर्यावास स्थल है। इसके बाद में हम करेंगे 13 अक्टूबर का करंट अफेयर, नवंबर का सॉरी। तब तक के लिए बाय बाय।